छत्तीसगढ़ की 17 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, रमन कैबिनेट का फैसला। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिया दीपावली का तोहफा। महंगाई भत्ते में 6% का इजाफा। पशुपालन मंत्री कुसुम मेंहदेले की बड़ी मुश्किलें, बाल आयोग ने पन्ना कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। कुसुम मेंहदेले के व्यवहार पर संघ ने भी जताई नाराजगी। मेंहदेले के व्यवहार को बताया असंवेदनशील, सरकार को कार्रवाई की दी सलाह। सुकमा के पोलमपल्ली में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 3 नक्सलियों के शव बरामद, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ की कार्रवाई। शिवपुरी में एक ट्रक में लगी आग, एक की मौत, एक जख्मी। बिजली का तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा। इंदौर में सीने में तीर लगने से घायल युवक का 7 डॉक्टरों की टीम ने किया कामयाब ऑपरेशन। सुबह 4 बजे लाया गया था एमवाय हॉस्पिटल। और इंदौर में नकली ड्राई फ्रूट्स बनाने के गोदाम पर निगम की टीम का छापा। मूंगफली के दानों पर सिंथेटिक कलर लगाकर बनाए जा रहे थे बादाम पिस्ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपेश और हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक्सप्रेस एजेंडा लेकर। एक्सप्रेस एजेंडा में हम आपको बताएंगे कि आखिर झाबुआ लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर क्या है कांग्रेस बीजेपी की रणनीति और कौन होंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक। शुरू करते हैं एजेंडा। तो रतलाम झाबुआ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। स्वराज एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक रतलाम झाबुआ में पार्टी के सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और आसपास के इलाकों के विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। आज इन दोनों नेताओं की नजर कांतिलाल भूरिया की नामांकन रैली पर थी। कल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी उम्मीदवार निर्मला भूरिया अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और चलिए इस खबर समेत तमाम अन्य खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री जी। राकेश जी, सबसे पहले बात, उपचुनाव की जंग की बड़ी दिलचस्प होती जा रही है जंग। हालांकि प्रत्याशी पुराने हैं, लेकिन अब किस तरीके से रणनीति बन रही है, क्या देखा जा रहा है, कैसे शहर मात का खेल खेला जाएगा अगले 1 महीने में? देखिए, बीजेपी पर दबाव है कि जो मोदी लहर में जो सीट झाबुआ चुनाव से जीती थी दिलीप सिंह भुरिया ने, उस पर उसका कब्जा बरकरार रहे। बीजेपी कार्यालय में आज प्रदेश जो बीजेपी का कार्यालय है वहां पर दिग्गज नेता तो नदारत थे, क्योंकि अधिकांश चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या संगठन महामंत्री या फिर मोर्चों के अध्यक्ष, वो सभी झाबुआ और रतलाम क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं, जहां कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जो निर्मला भूरिया जो सिटिंग विधायक हैं और दिलीप सिंह भुरिया की पुत्री हैं, वो फॉर्म दाखिल करेंगी। लेकिन कार्यालय में आज कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को भी टटोला जा रहा था, उन नेताओं से भी संपर्क किया जा रहा था जो बिहार चुनाव से लौटकर अपने घर बैठे हैं, क्योंकि दीपावली के बाद इन सब लोगों की ड्यूटी वहां पर उनको पाबंदी तैनात कर दिया जाएगा उस पूरे संसदीय क्षेत्र में, जहां पर वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं शिवराज ही नहीं, मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा से जुड़ेगा। पिछले दिनों जो चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर देखने को मिले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव हो या शिवसेना और बीजेपी जो महाराष्ट्र में आमने सामने नजर आए हैं निकाय चुनाव को लेकर के, तो उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश भी सतर्क है। और आज जिस तरह से कांग्रेस ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है, उस पूरे पर नजर रखते हुए रणनीति ये बनाई गई है कि कल भीड़ भी जुटाई जाए, कार्यकर्ताओं को भी काम पे लगाया जाए, उत्साहित भरा जाए और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को भी ये संदेश दिया जाए
कि जो बीजेपी है वो चुनाव को लेकर न सिर्फ गंभीर है बल्कि अपनी सीट पर वो कब्जा बचाने को लेकर के बहुत संजीदा है। तो जो रणनीति बनाई जा रही है, अब जो भी बीजेपी या सत्ता और संगठन के जो नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनका एकमात्र एजेंडा उपचुनाव है, चाहे वो देवास विधानसभा का चुनाव हो या फिर झाबुआ और रतलाम का, और इसी में आज पूरे बीजेपी के नेता जुटे रहे। बिल्कुल राकेश जी, कांतिलाल भूरिया का जो आज नामांकन पत्र दाखिल करने का जो नज़ारा था, एक बड़ी रैली निकली और कई नेता भी उसमें पहुंचे, क्या बीजेपी के अंदर खाने इससे कोई हलचल है या एक वक्त से खुद को बड़ा मजबूत मान रही कि शिवराज के दम पर ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, निर्मला भूरिया उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, क्या उसमें आज कुछ फेरबदल नजर आए इस रैली के बाद में? और कल बीजेपी की क्या तैयारी हो सकती है? सीएम शिवराज तो रहेंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ खास हो सकता है कल के लिए, जो ज्यादा सीधी सी बात है? देखिए, लगातार से 12 साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन हर छोटे बड़े चुनाव को वो बहुत गंभीरता से लड़ती है, पूरी ताकत झोंकती है, कोई जोखिम मोल नहीं लेती है। और आज एक तरह से अगर कांग्रेस ने जो शक्ति प्रदर्शन भीड़ जुटा कर जो संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को, अपना उन्होंने मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है, वो बीजेपी उससे संभलने के लिए उसको चुनौती के तौर पर ले रही है और शक्ति प्रदर्शन का जवाब शक्ति प्रदर्शन से देने की योजना है। कल जब विधानसभा सत्र शुरू हो उसके पहले जब 4 तारीख को फॉर्म भरवाने के लिए जाएंगे, तो वो पूरी जमावट करने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और संगठन महामंत्री जो मैनेजमेंट गुरु बन के उभरे हैं, जो मैनेजमेंट का कई नेता थे उनको पीछे छोड़ते हुए जिस तरह से अरविंद मेनन पूरे क्षेत्र के जहां चुनाव होता है उनके मतदाताओं को, उनके विरोधियों को, सभी को चिन्हित कर लेते हैं, कहाँ किस ये तक कि किस शहर में किस पोलिंग बूथ पर बीजेपी समर्थक हैं या उनके विरोधी हैं, ये पूरी जो कागज पर एक रणनीति तैयार होती है बंद कमरे में, उसको जो मूर्त रूप देने का समय आ गया है और ये दोनों नेता वहां पर हैं। और जो बात आपने कही है कि कह सकते हैं कि आज कांग्रेस का जो मनोबल भीड़ जुटा करके उसने एक उत्साह बढ़ा जो दिखाया है, वो बीजेपी के लिए चुनौती भी है, सत्ता को सजग करने का एक जरिया भी बन सकता है। बिल्कुल, साथ में राकेश जी, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस कार्यालय में आज कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा। जो प्रदेश पदाधिकारी यहां पहुंचे उनकी नजर भी झाबुआ उपचुनाव पर थी। यहां कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने पर्चा भरा। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, सुरेश पचौरी, विधायक अजय सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यहाँ गुजरात और राजस्थान के भी कुछ विधायकों की मौजूदगी रही। शाम होते होते कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा नगमा, राज बब्बर, अजहरुद्दीन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। राकेश जी, पिछले उपचुनावों में जो बुरी दुर्गति हुई कांग्रेस की, क्या उसी से ये सबक लिया है कि इस बार कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं? कह सकते हैं स्टार प्रचारकों की जो सूची है बीजेपी अंतिम दौर में उसको जारी कर रही है, उसके पहले कांग्रेस की सूची आ गई है। कांग्रेस ने पहले फॉर्म दाखिल किया है, उम्मीदवार भी कम से कम झाबुआ रतलाम सीट पर उनका पहले से तय था। तो पिछली गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस एकजुट न सिर्फ दिखने की बल्कि जनता को भी ये संदेश देना चाहती है कि वो एकजुट है। और आज जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरी नजर वहां जो चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी और दूसरे नेता जो सचिव और उपाध्यक्ष कुछ मौजूद थे, करीब आधा दर्जन पदाधिकारी, उनकी नजर झाबुआ और रतलाम क्षेत्र में थी कि आखिर कांतिलाल भूरिया जब फॉर्म भर रहे हैं तो उस वक्त वहां पर कौन मौजूद है। तो निश्चित तौर पर मोहन प्रकाश जो कल पहुंच गए थे वो थे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को वहां मौजूद रहना था, सुरेश पचौरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां मौजूद थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जबकि उनके अपनी व्यस्तताएं हैं राजधानी में वो भी वहां मौजूद थे, सत्यदेव कटारे जरूर राजधानी भोपाल में थे, वो वहां नहीं पहुंच पाए थे, उनका स्वास्थ्य उनको इजाजत नहीं दे रहा था। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज पहुंचे और जो भीड़ जुटाई है वो दावा कर रहे हैं कि हजारों में मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे और जो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे खबरें निकल कर आ रही हैं, तो एक सम्मानजनक भीड़ कांग्रेस ने वहां जुटा करके एक संदेश जरूर दिया है कि उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो कांतिलाल भूरिया को वापस देखना चाहते हैं जिस सीट पर वो लगातार चुनाव जीतते रहे और पिछले मोदी की लहर में कांतिलाल भूरिया हार गए थे। तो उनको जिताने के लिए कांग्रेस एकजुट होने के अपने आप को दिखाना चाहती है। और जो स्टार प्रचारकों की बात आ रही है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भी नाम है, अजहरुद्दीन के नाम है, नगमा के नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं जोड़ता है, लेकिन उस सूची में ये नाम जरूर आए हैं। अब नजर होगी क्या राहुल गांधी को इस सीट पर लाया जाता है या लाने में कामयाब होंगे, क्योंकि पहले भी जब किसानों की समस्याएं देखने के लिए प्रदेश दौरे पर सोनिया गांधी आई हुई थी तब भी ये चर्चा चली थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जल्द ही रतलाम क्षेत्र का दौरा करेंगे, लेकिन उस वक्त चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए
थे। अब चुनाव घोषित हो चुके हैं और पूरे देश में जो नज़र बिहार चुनाव पर है और कहीं ना कहीं उनकी नज़र ये है कि उसके बाद उसके परिणाम इस सीट को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसका एक नज़ारा दीपेश आज देखने को मिला है कि जो राजस्थान और बिहार आसपास के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं वो कुछ जो क्षेत्र के विधायक थे वो वहां नजर आ रहे थे। गुजरात के और राजस्थान की जो बात कर रहे हैं तो लगता है कि इस सीट पर कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी गंभीर है, क्योंकि इस सीट को जीत करके यदि बीजेपी के कब्जे से छुड़ाते हैं और अपनी जीत को कांतिलाल भूरिया बरकरार रखते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी मनोबल बढ़ेगा और कांग्रेस इसको मोदी सरकार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है अगर वो चुनाव जीतती है। और इस बीच ये भी बताएं कि कांग्रेस की गुटबाजी थमती नहीं दिख रही। प्रदेश में होने के बावजूद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया झाबुआ नहीं पहुंचे। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज सिंधिया ग्वालियर में ही रहे। उन्होंने कांतिलाल भूरिया पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मंत्री मेहंदेले पर बोलने से नहीं चूके। सिंधिया दिल्ली में हुए कांग्रेस के पैदल मार्च में भी शामिल नहीं हुए। राकेश जी, इस दूरी की कोई खास वजह? ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरा है, राहुल गांधी के सहयोगी के तौर पर उनके साथ सदन के अंदर कदम ताल करते दिखते हैं, तो बाहर की रणनीति में भी कहीं ना कहीं वो कोर कमेटी में है। लेकिन आज वो ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर से शताब्दी एक्सप्रेस से उतरने के बाद वहां रुकने के बाद में वो शिवपुरी भी करीब 2:30-3 बजे पहुंच चुके हैं, जो जानकारी मिल रही है। और उनके 3 दिन की अपनी व्यस्तताएं हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब पूरा प्रदेश नेतृत्व मोहन प्रकाश समेत सभी नेता कांतिलाल भूरिया का फॉर्म भरवाने के लिए, नामांकन दाखिल कराने के लिए लगभग मौजूद थे। हालांकि सिंधिया अकेले नहीं है, कमलनाथ भी और दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी नहीं थे जो आने वाले समय में वहां प्रचारक के तौर पर नजर आ सकते। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में वो बात करते हैं तो कांतिलाल भूरिया की नहीं बल्कि कुसुम मेहंदेले की। वो एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं शिवराज कैबिनेट की एक वरिष्ठ और जिम्मेदार मंत्री जिसके कारण विरोधियों के निशाने पर है और उनकी अपनी पार्टी उसको काफी गंभीरता से ले रही है। जिस एक बच्चे को उन पर आरोप है कि उन्होंने उनको लात मारी है, उसको लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान जरूर ग्वालियर में सामने आया है, जिसमें उन्होंने असंवेदनशील उनको करार दिया है और कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग की है। तो राजनीति पूरी कर रहे हैं, लेकिन कांतिलाल भूरिया या फिर दिल्ली में जो कांग्रेस के पूरे दिग्गज नेता पैदल मार्च करने के लिए बाहर निकले थे, कल सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, आज वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के राज में जो कुछ हो रहा है उस पर सवालिया निशान लगाने के लिए। तो सिंधिया वहां भी नजर नहीं आए। वो अगले 2 दिन भी शिवपुरी और गुना अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे, जहां वो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं के बीच संगठन के कार्यक्रम है, कुछ और भी दूसरे कार्यक्रमों में उनकी व्यस्तता रहेगी। बिल्कुल साथ में राकेश जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा के घर पहुंचे, जहां 5 नवंबर को होने वाले 1 दिन के सत्र की रणनीति तैयार की गई। प्रदेश में सूखे के हालात पर चर्चा के लिए ये 1 दिन का सत्र बुलाया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष के बंगले की तस्वीरें, विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा, नरोत्तम मिश्रा और सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात पर संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, ये पहले वो आपको सुनवा देते हैं। जी, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी से सौजन्य भेंट हुई है, जिसमें विशेष सत्र जो किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी की इच्छा है बुलाया जाएगा, उस संबंध में चर्चा होगी। सर, क्या कुछ खास मतलब बजट का तो है ही, अनुपूरक बजट का किया गया प्राइवेट नहीं, ये कहना ठीक नहीं है कि अनुपूरक बजट है। अनुपूरक बजट के लिए अलग से सत्र आ रहा है जो दिसंबर में होगा। ये विशेष सत्र है जो सिर्फ किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ही बुलाया जा रहा है। इसमें सिर्फ बजट ही होगा पास, प्राइवेट बिल की बात सिर्फ अभी कुछ भी नहीं। ये सिर्फ किसानों को जल्दी राहत पहुंचाना है, त्योहार का समय है और इसलिए अनुपूरक 1 महीने बाद सत्र फिर होगा जिसमें अनुपूरक होगा। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, सरकार तो चाहती है कि केवल किसानों पर चर्चा और सूखे पर चर्चा, लेकिन क्या विपक्ष ऐसा होने देगा? कम से कम अगर इतिहास पर नजर डालें, पिछले सत्रों की जो स्थिति जहां पर निर्मित हुई थी, अगर उसको गौर करें तो सीधी सीधी रणनीति जो नरोत्तम मिश्रा ने आज साफ किया, एजेंडा साफ किया है। अनुपूरक बजट को कह रहे फिर भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जो कटौती हो रही है उस पर एक मोहर तो लगेगी। लेकिन किसानों के लिए जो पिछले 15 दिन से शिवराज सिंह चौहान एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस मध्य प्रदेश में अभी चर्चा ये होती थी 15 दिन पहले कि किसान ने आत्महत्या कर ली है, वहां पर अब ये स्थिति किसान शिवराज सिंह चौहान ने बनाई है कि शिवराज संवेदनशील हैं, किसानों के हितों का ध्यान रखना है और कुछ करना चाहते हैं। वो सब चीजें जो इस
जो इसमें लगातार बैठ के चल रही है, चाहे वो कैबिनेट की हो या अधिकारियों को मैदान में भेजा जाना हो या फिर प्रशासन अकादमी में उनके बीच में चर्चा, उनसे फीडबैक लेना और अपनी बात कहना। तो सत्र के जो फ्लोर पर शिवराज सिंह चौहान जो उम्मीद की जा रही है कि किसानों को राहत देने के लिए कोई ना कोई जो घोषणाएं करेंगे या सरकार की जो दिशा होगी, किस तरह से किसानों के साथ वो खड़ा नजर आती है, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन आज जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सीतारमण शर्मा के पास पहुंचे थे, संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी वहां मौजूद थे, वहां पर किसानों को लेकर के भी बात हुई। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि वो एक सूत्री काम उनका इस वक्त किसानों को राहत दिलवाना है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं एक समस्या का लगातार वो समस्या बनी हुई है और आज वो बाकी सवालों से बचते नजर आए। और कुसुम मेदेले जो बार बार जो सवाल सामने आ रहा है उसको लेकर उन्होंने जरूर कहा है कि उन्होंने उन पूरी रिपोर्ट मंगाई और सही समय पर वो कोई ना कोई फैसला करेंगे, लेकिन कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हो ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि कुसुम मेदेले भी आज दिन भर चर्चा में रही है। दीपेश, बिल्कुल। और एक दिन के सत्र के लिए दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। कल शाम सीएम हाउस पर शाम 7:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के बड़े नेता विधायकों को बताएंगे कि सत्र के दौरान उन्हें क्या करना है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कल शाम को ही होगी। तो राकेश जी, अगर अंदाजा लगाएं तो क्या रणनीति दोनों ही दलों की हो सकती है? आमतौर पर जब विधानसभा का सत्र होता है तो विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। जब परसों ये सत्र बुलाया जा रहा है उसके पहले ये बैठक होने जा रही है और कल ही जब शिवराज सिंह चौहान निर्मला भूरिया जो उम्मीदवार है वहां से उनका नामांकन दाखिल कराने के बाद भोपाल लौटेंगे तो मुख्यमंत्री निवास पर सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। और जो पहले होता रहा है वो एक बार फिर विधायकों को ये लाइन दी जाएगी कि विपक्ष कम से कम उनके जो हमले हैं उनका सीधा और आक्रामक जवाब दे, वो हावी हो, वो सत्ता पक्ष पर हावी नहीं हो पाए और बीजेपी की जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करें और ज्यादा से ज्यादा अगर सदन पर कोई जो रिकॉर्ड में आती है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ ना जा पाए, चाहे वो किसानों के मुद्दों के साथ में कुसुम मेदेले का भी मुद्दा क्यों ना हो, क्योंकि कई मंत्री अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं और हमेशा विधायक दल की बैठक में ये बात विधायकों को बताई जाती है, उनके लिए गाइडलाइन बनाई जाती है कि आप सत्ता पक्ष के अपने मंत्रियों के लिए कहीं ना कहीं अगर कवच नहीं बन सकते तो उनके लिए परेशानी का सबब ना बने, ऐसे कोई सवाल ना करें। लेकिन एक दिन का सत्र है, कोशिश होगी कि वो किसानों को लेकर के जो भी इनका अपना बिजनेस है उसको पूरा करने के बाद किसानों को लेकर जो संदेश देंगे तो विधायकों के लिए संदेश बहुत आगे के लिए भी छुपा होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ही ये सत्र इसलिए और मायने रखता है क्योंकि एक दिन का ये सत्र किसानों पर है, लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम कुछ दिन बाद आने वाले हैं और अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने जनप्रतिनिधियों को एक मैसेज शिवराज और टीम शिवराज जो देगी वो विधायक दल की बैठक और सत्र सदन के फ्लोर पर नजर आएगी। और जहां तक बात कांग्रेस की है तो नेता प्रतिपक्ष जो सत्यदेव कटारे हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन सदन के अंदर जब वो मौजूद होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जोश देखने लायक होता है। लेकिन जो कांग्रेस की गुटबाजी है उसमें देखना होगा कि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष जो विधायकों की विधायक दल की बैठक उनके साथ में उनकी भी बुलाई गई है, आखिर उनकी रणनीति क्या होती है, क्योंकि कांग्रेस अंतिम समय पर रणनीति कोई भी बनाती है वो कच्चा खा जाती है और सत्ता पक्ष के सामने वो असहाय से नजर आती है। फिर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और अपनी बात कहने के लिए उनको नए नए तरीके ढूंढना पड़ते हैं। लेकिन ये जो सत्र और जो विधायक दल की बैठक है कहीं ना कहीं जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले बहुत मायने रखते हैं, जिसमें दोनों ही पार्टी अपने विधायकों को कोई ना कोई संदेश देंगे जिससे कि वो एकजुट होकर आगे बढ़े। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी से तमाम जानकारी के लिए। चर्चा के लिए रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जब नक्सली समस्या बस्तर में पैदा हो रही थी उस समय क्यों नहीं कुचल दिया? वहाँ राजनीति पढ़ाते थे क्या? जनता आपसे सीधे सवाल कर रही है। 10% तो वो भी पिस जाएंगे जो ओरिजिनल है। जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? है या नहीं है ये जानना चाहिए। ये फसल और बढ़ती जाएगी और कितना समय चाहिए आपको? ये जो हमने आपको दिखाया ना अभी कैमरे में, मैं चाहूंगा आप एक लाइन में उत्तर दें। हम पूछ कुछ और है, मेरा सवाल है। भोपाल से सांसद आलोक संजर पिछले कई दिनों से अफसरों के रवैये से नाराज तो थे, लेकिन आज उनका गुस्सा पहली बार सामने आया। उनके निशाने पर थे सरकारी अफसर। संजर ने अफसरों से यह तक कह दिया कि यदि भोपाल के सांसद उमा भारतीय
कैलाश जोशी होते तो भी अफसरों का क्या यही रुख रहता? संजर को रविंद्र भवन और भौरी में सड़क शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। सांसद आलोक संजर ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अपने बंगले पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई। आलोक संजर ने आगे से अधिकारियों को प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के निर्देश दिए। और आलोक संजर से इस बारे में बात की एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडौतिया ने। सरकारी आयोजन में जनप्रतिनिधि हमेशा शिकायत करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है और नजरअंदाज किया जाता है। प्रदेश में अफसरशाही आ गई है, अधिकारी आ गई है। इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले फटकार लगाई थी, पर लेकिन कल भौरी के अंदर शिलान्यास हुआ था और भोपाल के सांसद आलोक संजर का नाम कार्ड के अंदर नहीं था, शिलान्यास पटका पर नहीं था। सीएम की फटकार के बाद भी अगले दिन ये पूरा मामला देखने को मिलता है। लगता है कि क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, मेरा ये मानना है कि चाहे मैं हूँ सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, एक प्रोटोकॉल जो बना हुआ है उसका पालन करना चाहिए। आलोक संजर की बेइज्जती हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, 1000 बार हो जाए मैं उसको बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन एक दायित्व, एक सांसद पद की गरिमा को यदि ठेस पहुँचाई जाती है तो फिर ये स्वाभाविक है कि मेरे को इस बात पर जरूर बात करनी चाहिए। इस संदर्भ में मैंने आज अधिकारियों को बुलाया था, उनसे मैंने पूछा कि कल जब वहाँ पर भौरी में कार्यक्रम बनाया गया तो उसमें कार्यक्रम बनाया जब गया तो उसमें सांसद को सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या लगता है मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को बोलते हैं? मुख्य सचिव को उन्होंने फटकार लगाई थी इस पूरे मामले को लेकर, अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक का खासतौर पर ध्यान रखा जाए। कोई भी सरकारी आयोजन होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो मुख्यमंत्री की फटकार का भी असर अधिकारियों पर नहीं है या फिर एक प्रतिद्वंदिता कुछ राजनीतिक है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना। कभी कभी गलती से गलती हो जाती है, लेकिन यदि गलती से गलती हुई है तो वो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि जानबूझकर गलती की गई है तो फिर ईश्वर बहुत बड़ा है, क्योंकि सुबह हुई है तो शाम जरूर होती है। मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मेरे को इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि समाचार पत्रों में और आपके चैनलों के माध्यम से सब कुछ बात संज्ञान में आ गई है और इस विषय को मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। क्या लगता है कि आलोक संजर एक सज्जन व्यक्ति है, मीठे स्वभाव के व्यक्ति हैं? अगर आलोक संजर की जगह कोई और तेजतर्रार सांसद होता है, जैसे भोपाल में पहले के सांसद रहे, कैलाश जोशी की बात करें, उमा भारती की बात करें, या फिर कोई और नेता, तो इस तरह की गलती या फिर इस तरह की अवहेलना की जाती है? क्या लगता है आपको? देखिए, जनप्रतिनिधि सिर्फ जनप्रतिनिधि होता है, सबका एक अपने अपने काम करने का तरीका होता है, नेचर होता है, व्यवहार होता है। और मैं जिस ट्रैक से चलकर यहाँ तक आया हूँ तो मैं कोई अपने आपसे जब प्रश्न करता हूँ तो मैं सोचता हूँ इस ट्रैक को मुझे नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जिस लाइन से मैं यहाँ आया हूँ वो लाइन ब्रेक नहीं हो करूँ, क्योंकि दूसरी लाइन मुझे पता नहीं कहाँ ले जाए। तो जिसको जो करना है करे, लेकिन मैं इस ट्रैक को नहीं छोड़ूंगा। मेरा जैसा व्यवहार है ये ऐसे ही बना रहेगा। बिल्कुल सीधे तौर पर आलोक संजर जी लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी 2 दिन तक जिस तरीके से उपज चाहिए उससे आहत काफी नजर आ रहे हैं, पर लेकिन मामले को ज्यादा तूल देना नहीं चाहते हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि अगर अज्ञानतावश भी गलती हुई है तो उस गलती को वो क्षमा कर रहे हैं, पर लेकिन आइंदा कम से कम इस तरह के जो आयोजन है उसमें अधिकारी इस बात का ध्यान रखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। कैमरामैन गुलजार अहमद के साथ भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडौतिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज भोपाल में थे। कल देवास में गायत्री राज्य का पर्चा दाखिल करवाने के बाद तोमर भोपाल पहुंचे। यहां तोमर ने सुबह सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह ने भी नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ये जो सांसद हैं आलोक संजर, उनकी नाराजगी क्या ये है कि अफसर जो है माथा देखकर तिलक लगाते हैं? सिर्फ आलोक संजर की नहीं है बल्कि मंत्रियों की भी है, विधायकों की भी है। पिछले दिनों आप जैसा कि रिपोर्ट में देख भी रहे थे कि जो कार्यक्रम था रविंद्र भवन का, उसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि क्षेत्र के सांसद, मंत्री, विधायक कहाँ हैं आखिर। और वो बात कोई इकलौती नहीं है। उसके पहले भी भौरी में एक सड़क का कार्यक्रम था, उसमें रामेश्वर शर्मा जो क्षेत्र के विधायक थे उसको लेकर उसमें भी नजर नहीं आए कहीं ना कहीं सांसद आलोक संजर और दूसरे विधायक जो भी कहीं भी कार्यक्रम होते हैं। तो ये कोई इकलौती घटना नहीं है, ये दर्द आलोक संजर का सामने आया। वो भोपाल की राजधानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सांसद हैं, लेकिन उनके क्षेत्र के विधायक ही अगर उनको नजरअंदाज कर रहे हैं और रही सही कसर अधिकारी पूरी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका दुखड़ा तो सामने आएगा। बात सही कह रहे थे, जैसे हमारे सहयोगी सुधीर ने पूछा था कि भाई इस क्षेत्र के अगर सांसद उमा भारती या कैलाश जोशी होते तो क्या इन विधायकों की या जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं इनकी इतनी हिम्मत होती कि वो सांसद को इन्वाइट नहीं करते। अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इसके बाद अब नाराजगी दूर हो आलोक जो सांसद आलोक संजर उनकी और अधिकारी शायद इससे कुछ सबक लें। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर आज भोपाल में रहे, क्या कुछ खास रहा इन मुलाकातों में? निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कल से भोपाल में हैं, देवास में थे जहाँ पे उपचुनाव होना है।
राजे रजवाड़े वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र तोमर भी वहाँ पहुंचे थे और आज दोपहर तक वो भोपाल में थे और 3 बजे करीब वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उनके क्षेत्र ग्वालियर की विकास की कई योजनाएं थी जिसमें वो बाद में अफसरों के संपर्क में भी रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में अब जैसे ही बिहार चुनाव के रिजल्ट आएंगे और संगठन के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, ऐसे में नरेंद्र तोमर जो स्वयं 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात है, तो मध्य प्रदेश के जो संगठन की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं उसको लेकर मायने निकाले जा सकते हैं। राकेश जी, एक अहम खबर की बात कर लेते। कल पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह का जन्मदिन है। इस मौके पर अर्जुन सिंह के समर्थकों ने इकबाल मैदान पर इंडो पाक मुशायरा रखा है जिसमें भारत और पाकिस्तान के नामी शायर मौजूद रहेंगे। स्वराज एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि मुनव्वर राणा और राहत इंदौरी भी इस कार्यक्रम में आएंगे। नजरें इस बात पे रहेंगी कि क्या जिस तरह से देश के माहौल को लेकर चर्चा हो रही है, इन शायरों का यहाँ क्या रुख दिखता है। राकेश जी, अब ये मुशायरे भी राजनीति का मंच बन के रह जाएंगे? यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आयोजन जो जिनके नाम पे किया जा रहा है उनकी अपनी एक अलग राजनीति में पहचान थी। वो अल्पसंख्यकों के मसीहा के तौर पर जाने जाते थे। अजय सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं, अपने पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह के जन्मदिन को जो मना रहे हैं उसमें कई शायरों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस के भी नेताओं को, शीला दीक्षित जैसे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को ही बुलाया गया है। लेकिन मुनव्वर राणा जो इन दिनों चर्चा में हैं, जिन्होंने एक चैनल के लाइव डिस्कशन के दौरान अपना पुरस्कार उन्होंने वापस किया था और उसके बाद से लगातार वो सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं जो देश में एक माहौल बना हुआ है, साहित्यकार या जो भी लोग हैं वो जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं, एक लंबी बहस छुड़ी हुई है। तो इस मंच पर नजर रखना होगी कि कहीं ना कहीं मुनव्वर राणा या राहत इंदौरी या दूसरे जो शायर हैं वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं और कहीं ना कहीं उस राजनीति जरूर नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस तमाम जानकारी की चर्चा के लिए। यहाँ रुकना एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मणिपुरम डकैती गुजरात खिलाफ 3 लोगों की हत्या का केस चल रहा है। वो खूंखार है और सुधरना नहीं चाहता। अभद्र व्यवहार भी करता है न्यायालय के साथ। 40 किलो सर्किट कैमरे इस पर लगातार निगरानी करते हैं। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोर्ट परिसर के बाहर है। मृत्यु दंड की मांग की गई। बड़ी खबर, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। निर्णय दिया गया है वो काफी विरक्त है। उसका सम्मान करते हैं। सुनो, अब आकाशवाणी ले अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री ला रमन के गोठ मां पाछे दरी रेडियो में सुने निया हमन रमन के गोठ ला दुख सुख के गोठ ला गुठई से हो काकी बने योजना ला बताई से यहू दरी सुनबो काय गोठ ला बताई तेला छत्तीसगढ़ के परब तिहार के गोठ, गांव गरीबों किसान के गोठ, नारी शक्ति के सम्मान के गोठ, नौजवान मन के सपना के उड़ान के गोठ, लइका मन संग ज्ञान विज्ञान के गोठ, जन जन के विश्वास के गोठ। हमला अच्छा लगे डॉक्टर रमन सिंह के गोठ है। ये उम्मीद करबो कि हमार समस्या का समाधान एक प्रयास से बहुत जल्दी होगी। अब वो हमारी बात ला समझिए। प्रसारण समय है हर महीना के दूसरा रविवार बिहनिया 10:45 11 बजे तक। प्रदेश के सब्बो आकाशवाणी केंद्र ले 8 नवंबर रविवार दिन हो ही तीसरा कड़ी के प्रसारण छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। सीएक लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए, क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जांच करवाना ना भूले। चलिए जी। लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के वरदान। नमस्कार, सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आ गए हैं हम। प्रकृति से
दौर में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बचाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा